आज के शो में। खैबर पख्तूनख्वा में वसी पैमाने पर खाम लोहे के जखायर मौजूद, 5 नई स्टील मिल्स का कयाम मुमकिन, हुकूमती कोशिशें क्या? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री, जिससे मुतल्लिक आज तफसीलन आपके सामने प्रोग्राम पेश करेंगे। बिलखुसूस जो इस वक्त लोहे के ज़खायर हैं उनकी मौजूदगी और उससे कितना पोटेंशियल है उसमें मौजूद है, यानी कितने मिलियन टन की स्टील मिल इस वक्त लग सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये ज़खायर कहाँ मौजूद हैं, लोहे के ज़खायर जो आयरन ओर कहते हैं। लेकिन हम ये सब क्यों करेंगे वो पहले आपको बताते चलते हैं। वजह इसकी है कि एक जुमला अक्सर कहा जाता है कि स्टील बिल्ड्स नेशन, और इसमें मिसाल दी जाती है, अक्सर मिसाल दी जाती है साउथ कोरिया की। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हिस्ट्री को बताया जाता है कि एक वजह ये थी कि उनकी स्टील इंडस्ट्री मुस्तहकम थी, उनकी स्टील वैल्यू चेन बड़ी मुस्तहकम थी, एक इंडिजिनस स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मौजूद थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है वो आगे बढ़ा। क्योंकि स्टील इज़ अ प्राइमरी रॉ मटेरियल, अगर आप कहें तो इस वक्त बुनियादी रॉ मटेरियल है दो चीज़ों के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और इसके साथ साथ जो आपके दीगर इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं आप, इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए स्टील बुनियादी ज़रूरत है। यानी दो चीज़ें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें स्टील के बगैर मुमकिन नहीं है, इस वक्त किसी भी मुल्क में मुमकिन नहीं है। और पाकिस्तान में ज़खायर तो मौजूद हैं आयरन ओर के, लेकिन पाकिस्तान उन ज़खायर का इस्तेमाल करके स्टील मिल का क़याम या फिर स्टील वैल्यू चेन नहीं बना पाता। ये बहुत से लोग कहते हैं इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में ज़खायर तो मौजूद है लेकिन एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसको रन करना शायद एफिशिएंट ना हो, और बहुत से मुख्तलिफ इस पर थ्योरीज पेश की जाती हैं। लेकिन आज प्योरली टेक्निकली फैक्चुअली यानी हम समझेंगे कि क्या वाकई में इतने ज़खायर हैं लोहे के कि हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 स्टील मिल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं 5 स्टील मिल से भी बता दूं आपको कि 5 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी की स्टील मिल्स, 5 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी की स्टील मिल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा और आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हैं, क्योंकि एक मैंने बात बताई आपको कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ यानी माशी के लिए बड़ा ज़रूरत है स्टील इंडस्ट्री, मुस्तहकम वैल्यू चेन होना स्टील इंडस्ट्री की, और दूसरी तरफ आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको उस तरफ भी अगर आप बचना चाहते हैं कि आप एक्सचेंज रेट जो वॉलेटाइल होता है, यानी पाकिस्तान और डॉलर जो रुपी इस पर डॉलर है, अगर ये आगे पीछे होता है तो हमारा एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क पड़ता है। अक्सर आप सुनते हैं इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट लफ्ज़ कि हम सरप्लस हो गया, हमारा डेफिसिट हो गया, हमारा सरप्लस हो गया, तो जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट में बर्डन पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसको मुस्तहकम रखने के लिए स्टील इंडस्ट्री हमारी मुस्तहकम इंडिजिनस स्टील इंडस्ट्री हो। कुछ फिगर्स आपके सामने रखते हैं। माली साल 2020 में पाकिस्तान ने तकरीबन 2.6 अरब डॉलर सेमी फिनिश्ड या फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स यानी स्टील की मसनूआत इंपोर्ट की दुनिया से, इसको 2.6 अरब डॉलर इज अ वेरी बिग अमाउंट। और 5 सालों में अगर देखा जाए पिछले, तो एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 15.5 अरब डॉलर की हम स्टील मसनूआत इस पर इंपोर्ट कर चुके हैं। और ये तमाम चीज़ें मुज़हका के इसलिए लगती हैं कि पाकिस्तान आयरन ओर एक्सपोर्ट भी करता है, क्योंकि आयरन ओर के यहाँ पे इस वक्त ज़खायर हैं, और पाकिस्तान ने माली साल 2020 में ही तकरीबन 82 मिलियन डॉलर्स के जो इस वक्त लोहे के ज़खायर, लोहे के इस वक्त खाम लोहे के आयरन ओर के ज़खायर हैं उनको एक्सपोर्ट भी किया। तो जब हमारे पास आयरन ओर मौजूद है या बेसिक रॉ मटेरियल स्टील बनाने का मौजूद है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी बर्डन डाल रहे हैं। यानी एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये दोनों माशी कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल अगर प्योरली बात की जाए। लेकिन आज मईशत पे नहीं, आज जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि आखिरकार जो पोटेंशियल मौजूद है वो कितना है, ये भी समझेंगे, और इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए या इस तरफ बढ़ने के लिए आगे हमें क्या कदम उठाना पड़ेगा। डॉक्टर शमसुल हसन फारूकी साहब जो कि साबिक चीफ जियोलॉजिस्ट भी पाकिस्तान के हैं और इस वक्त माहिर हैं इस वक्त जियोलॉजी के, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, ज्वाइन किया। मुझे ये फरमाइएगा कि ये 5 मिलियन टन की कैपेसिटी से पहले हम शुरू करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए मैंने आपकी स्टडी भी देखी जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे आयरन ओर के डिपॉजिट्स की बात की है, जो हम स्क्रीन पे भी नाज़रीन को दिखा रहे हैं। सर, ये किस तरह मुमकिन है और आपने किस तरह स्टडी की, थोड़ा नाज़रीन को आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखिए, ऐसा है कि आयरन ओर पर या स्टील मिल प्रोजेक्ट पर तो हम लोग काम कर रहे हैं 1951-52 से जी। और गुलाम फारूक साहब जो पहले हमारे चेयरमैन थे PIDC के, ये उन्होंने कंसीव किया था ये प्रोजेक्ट, और हमने जर्मन्स को और
अमेरिकन्स को और फ्रेंच कंपनीज को कंसल्टेंट मुकर्रर किया और हर एक ने ये कहा कि स्टील इंडस्ट्री लगाई जा सकती है और ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। क्रुप की टीमें, क्रुप इंडस्ट्री बाओ जर्मनी की मशहूर फर्म थी, उनकी टीमें आई, उन्होंने कालाबाग में भी बहुत अच्छे काम किया और चित्राल में भी काम किया और हर एक की रिपोर्ट जो थी वो पॉजिटिव थी। मगर सबसे बड़ा जो डिपॉजिट था हमारा वो कालाबाग का था, कालाबाग कहा जाता है। मगर उस ज़माने में जो कालाबाग का डिपॉजिट था वो बड़ी महदूद सी जगह थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने कहा ये भी फिजिबल है। उसके बाद जब काम चलता रहा, स्टील मिल तो नहीं लगी, मगर PIDC का जो प्रोजेक्ट था, मैंने भी कैरियर PIDC से स्टार्ट किया था 1957 से। उस वक्त गुलाम फारूक साहब का जो हमारे चेयरमैन थे, जिन्होंने जो फाउंडर थे स्टील PIDC के, उनका सबसे ज़्यादा थ्रस्ट स्टील मिल के ऊपर ही था और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ लग सकती है। पहला जो प्रोजेक्ट था वो लगना था मुल्तान के करीब तिराने गायब में, छोटा प्लांट था वो, मगर उस पर हमारे उस ज़माने के जो प्लानिंग कमीशन था उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, मुखालफत थी, तो उन्होंने कहा कि ये फिजिबल नहीं है। फिर इन द मीन टाइम 1958 में मैपिंग तो क्रुप वालों की थी, मगर एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने पॉइंट आउट किया, उसका नाम मिस्टर क्लेबर था, कि ये चिचाली का जो पास है कालाबाग से कोई 14-15 मील के फासले पर है डायरेक्ट लाइन में, तो उसमें जो एक रेगुलर बेड है जो मैपिंग कर दी गई थी, क्रुप वालों ने कर दिया था उसको मैप और उसकी डिटेल एनालिसिस भी कर दी थी जगह जगह सैंपल लेकर। उसने कहा ये ज़्यादा फिजिबल है और ज़्यादा बड़ा डिपॉजिट है। अच्छा। और अब जो इस वक्त जो स्टील मिल की स्कीम है जो 1967 में जर्मन फर्म साल्ज़गिटर इंडस्ट्री बाओ ने बनाई थी, वो उसी पर बेस है बेसिकली। उसके बाद मैं 58 से वहाँ मखरवाल में चला गया एज जियोलॉजिस्ट, एज ट्रेनी जियोलॉजिस्ट। मैंने पॉइंट आउट किया कि ये मकरवाल की जो बेड है, मकरवाल में भी एक बेड है और वो ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर स्टील का, तो उस पर भी हमने काम शुरू किया, मगर उसको लाइमलाइट में इसलिए नहीं लाए कि अगर हम इस वक्त मकरवाल की स्टोरी छोड़ देते हैं तो फिर वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। चिचाली आयरन ओर के ऊपर बहुत काम हो चुका था, स्मॉल स्केल टेस्टिंग हो चुकी थी, पलेट प्लांट स्केल टेस्टिंग हो चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद ये 1966 में एक कॉमर्शियल स्केल या इंडस्ट्रियल स्केल टेस्ट हो चुका था साल्ज़गिटर के यहाँ जर्मनी में, जिसके लिए हमने 15,000 टन आयरन ओर भेजा था और वो कामयाबी से स्मेल्ट हो गया। उसकी 5,000 टन स्टील बन गया, स्टैंडर्ड स्टील इंटरनेशनल ग्रेड का, और उसकी फॉक्सवैगन कारें बनकर भी बिक गई सभी। और वो उसकी फाइनल रिपोर्ट जो इस वक्त भी मेरे पास है, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई और सब कुछ हो चुका था। मगर 1967 में या 1958 के अप्रैल में कोसीजन साहब पाकिस्तान आए, अयूब खान साहब का ज़माना था, और उन्होंने चलते वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर यह बयान दे दिया कि साहब हम पाकिस्तान को स्टील मिल देंगे। तो उस वक्त हमने अपनी नियत जो रूसियों के पीछे बांध ली। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जी आपके और ठीक नहीं है, जो हाल में जो हाजी गग अफ़गानिस्तान में और डिस्कवर हुआ है उस पर आप लगा लीजिए नौशेरा के अंदर। अच्छा। हमारी टीम गई, बड़ी हाई लेवल टीम गई, जिसमें PIDC के चेयरमैन भी थे। उन्होंने देखा कि भाई वो तो अभी डिस्कवरी स्टेज पर है, वहाँ तो पहुँचना ही मुश्किल है हाजी गग के ऊपर, और रिपोर्ट बहरहाल नेगेटिव उन्होंने रिपोर्ट दे दी। फिर अल्टीमेटली फिर काम ये हुआ कि साल्ज़गिटर वालों को इन द मीन टाइम हम वापस जा चुके थे, और उसके बाद ये जामा पहना दिया गया इसको कि जी ये आयरन ओर जो है वो वर्केबल है ही नहीं, इसमें सिलिकेट है, इसमें सिलिका ज़्यादा है। हालांकि इसमें 15,000 टन और स्मेल्ट हो चुका था जर्मनी में। एक चीज थोड़ा सा क्लियर करते चले डॉक्टर साहब, ये बताएं क्योंकि जो जिस आयरन ओर को कहा गया कि ये नाकारा है या ये काम इस पे नहीं हो सकता, वो कौन सी आयरन फील्ड थी? चिचाली थी, मकरवाल थी या पीजू थी? किसको कहा गया था? या तीनों? वही चिचाली। मकरवाल पे तो लार्ज स्केल टेस्ट हुआ ही नहीं। अच्छा, हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने कहा कि अब अगर स्विच ओवर किया तो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और इस पर असर नौ काम शुरू हो जाएगा। जबकि चिचाली के ऊपर एक 1 मिलियन टन की स्टील मिल बड़ी आराम से लग सकती है। अच्छा। तो सारा काम चिचाली पे हुआ है जो कुछ भी हुआ है। तो उसके बाद फिर ये आजकल भी अगर आप देखें, जबकि उस पर इंडस्ट्रियल टेस्ट हो चुका है, पॉलिट प्लांट टेस्ट बेल्जियम में हो चुका है, और हर जगह हर मुल्क के अंदर इसके ऊपर काम हुआ है। हमने कोई मुल्क शादी छोड़ा हो
सब कुछ साबित हो चुका था और ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से स्टील मिल नहीं बन सकी थी, मगर उसको ये जामा पहना दिया गया। और आज भी अगर आप किसी मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में किसी यूनिवर्सिटी से पूछें तो वो यही कहेगा, ये कीड़े डालेगा कि जनाब इसमें तो सिलिकेट्स हैं, इसमें तो सिलिका ज़्यादा है, ये तो लो ग्रेड है, ये इकनॉमिकल नहीं है। हालांकि उस वक्त इकनॉमिकल था जबकि हमारी जब तफावत बहुत कम था। हमारी जो स्टील आयरन ओर की जो प्राइस थी 40 रुपीज़ पर टन निकलता था, जो हमारी कॉस्ट आती थी, मिल जाता था। और स्टील की जो प्राइस थी कराची में वो 665 रुपीज़ पर टन था। आजकल आयरन ओर की प्राइस कोई 400 रुपीज़ पर टन हो गई है, मगर स्टील की प्राइस 600 से जंप करके 1,10,000 हो गई है। उसी बिलेट की प्राइस जो 665 रुपये पर टन थी वो आजकल 1,10,000। अच्छा, ये स्टील आयरन ओर की एक ब्रेक का हमें कहा जा रहा है, कमर्शियल ब्रेक है, इसके बाद हम आते हैं नाज़रीन की बात हो रही है इस वक्त, और जो पोटेंशियल मौजूद था वो सियासी वजूहात की वजह से वो एक्सप्लोर नहीं हो सका। आप बड़ा अहम सवाल हम इसके बाद पूछने लगे नाज़रीन, क्योंकि इन्होंने स्टडी की हुई है, पूरी जो वर्किंग की हुई है, कितने साल में बन सकती है स्टील मिल 5 मिलियन कैपेसिटी की या 1 मिलियन कैपेसिटी की, और उस पर कितनी लागत आएगी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सब कुछ समझेंगे आज। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। पाकिस्तान में पोटेंशियल हम कहते हैं कि बहुत है, तो वो पोटेंशियल है क्या, आपको दरअसल हम असल हकाइक बेनकाब कर रहे हैं। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में हम अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। हम इस वक्त आयरन ओर के ज़खायर यानी खाम लोहे के ज़खायर की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे ये ज़खायर कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं और इनसे कितनी स्टील मिल्स यानी कितने मिलियन कैपेसिटी की स्टील मिल का क़याम मुमकिन है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज प्रोग्राम में जो हमने बेनकाब की कि सियासी वजूहात की वजह से हम चिचानी के इस वक्त आयरन ओर्स को एक्सप्लोर नहीं कर सके। आपके सामने वो तमाम जो मैप है वो भी रखते हैं। जो लोकेशन मैप है कालाबाग स्टील मिल का, जहाँ पर पीजू आयरन फील्ड्स हैं, और जो पोजीशन है इन तमाम आयरन बेड्स की, चिचाली, मकरवाल, पीजू, ये तमाम इस वक्त जो है आपको हम मैप दिखाते हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर है। वो आपको बताएंगे कि इस वक्त तरीके से ये स्टील मिल जहाँ पर इस वक्त ये मैप है इस वक्त जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अपनी जो लोकेशन मैप है इस जगह का जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा है जी कि चिचाली आयरन ओर एरिया ट्रीटेड एज प्रूव्ड रिजर्व्स 369 मिलियन टन्स, और इसी तरह मकरवाल आयरन ओर एरिया ट्रीटेड एज प्रूव्ड रिजर्व्स 786 मिलियन टन्स। और फिर अंडरग्राउंड एक्सटेंशन ऑफ मकरवाल पीजू चिचाली आयरन ओर बेड्स जो ट्रीटेड एज प्रोबेबल रिजर्व्स, यानी जो प्रूवन और प्रोबेबल रिजर्व्स हैं उनका लोकेशन मैप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वक्त। और ये हमारे साथ डॉक्टर शम्स साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप कहते हैं कि हमें रूसियों ने कहा कि ये आयरन ओर सही नहीं है चिचाली का, और हमने फिर उसके बाद उस पर काम रोक दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब, और हम क्यों आगे नहीं बढ़ सके, या बढ़े तो क्या हुआ, किस तरह आगे बढ़े? एक्चुअली उसमें मसला ये था कि रूसी उस ज़माने में और अब भी उनके पास हाई ग्रेड और इतना था कि वो इस किस्म के लो ग्रेड सेडिमेंट्री और इस्तेमाल ही नहीं करते थे। उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। मगर जर्मन्स के पास जो और था जिससे उन्होंने जंगें लड़ी हैं, उनका हमसे भी ज़्यादा इन्फीरियर है। फ्रेंच लोगों का जो और था वो भी हमारे जैसा है या हमसे भी इन्फीरियर है। इंग्लैंड का या बरतानिया के अंदर जो और था वो भी हमारा जैसा सेडिमेंट्री आयरन ओर है और ग्रेड भी यही है। तो उन्होंने इस अपनी कंट्री को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और हम इसमें बहस में अभी तक पड़े हुए। रिजर्व के बारे में आपको मैं अर्ज कर दूं कि एक तो हमारी टर्म होती है प्रूव्ड रिजर्व्स। उसमें अगर ड्रिलिंग हो जाए उसकी बैक साइड पे जहाँ वो डिप कर रहा है उसकी बैक साइड पे ड्रिलिंग हो जाए तो फिर अगर वो साबित हो जाए तो उसको कहते हैं कि आप प्रूव्ड रिजर्व्स हैं। अगर ड्रिलिंग न की जाए और वो कितनी एक्सटेंसिव हो तो उसको प्रूव नहीं कहा जाता। हमारा जो ये चिचाली का जो एरिया है जिसमें कालाबाग से मकरवाल तक और मकरवाल से फिर पीछू तक जो कंटिन्यूएशन है, ये दो चिचाली की बेड ज़रा लिमिटेड है। उसके टोटल रिजर्व जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो 2 बिलियन टन्स आते हैं, मिलियन नहीं बिलियन टन्स आते हैं। मकरवाल की बेड के जो रिजर्व्स हैं पूरे, ये मकरवाल से पीछू तक अंडरग्राउंड कंटिन्यूड करती है। तमाम जियोलॉजिकल कंडीशन से बात की निशानदही करती हैं कि ये कंटिन्यूड है। वहाँ के हमने जो डिटेल सेक्शन बनाए हैं मकरवाल एरिया के और पीजू एरिया के, बिल्कुल उसमें यकसानियत है, एक ही फॉर्मेशन है, एक ही चीज़ है, एक ही ग्रेड है। बल्कि अगर आप और पीजू का और देखें मकरवाल की बेड का और मकरवाल का, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे।
तो ये इतनी बड़ी कंटिन्यूटी है और इतनी बड़ी एकसानियत है। इसके जो रिजर्व्स हैं मकरवाल की बेड के वो 50 बिलियन टन्स है। और पीसू में अकेली एक डेवलप हुई है बेड जिसको हम रेड बेड या पीसू बेड कहते हैं, 10 मिलियन टन्स उसके रिजर्व हैं। ये सारे के सारे 64 बिलियन टन्स बनते हैं, बिलियन की बात मैं नहीं कर रहा। और मैं एक अंदाजा देने के लिए आपको ये बता दूं कि चाइना के टोटल रिजर्व जो हैं वो 20 बिलियन टन्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ 64 बिलियन टन्स की। चाइना के पूरे रिजर्व जो हैं वो उनके बनते हैं 20 बिलियन टन्स, जिनका एवरेज ग्रेड है 32.7% आयरन उसमें है। हमारे भी जो आपने स्टेटमेंट शायद दिखाया और जो मैंने आपको पेश किया था, तो उसमें भी आप देखें तो हमारे और जो है चिचाली की जो एवरेज है वो 32.5 है, मकरवाल की 33.6 या 5 ऐसी एवरेज आयरन है। पीजू का भी यही है, पीजू की रेड बेड इससे भी बेहतर है। तो ये इस छोटे से इलाके में जो मियांवाली, करक और बन्नू और डीआई खां, ये इन इलाकों में फैला हुआ है, मगर डिपॉजिट एक ही है। इसके हमारे पास ये शमसा मुझे बता दें एक बात कि आपने जो बताया 64 बिलियन टन जी 64 बिलियन टन तो बलूचिस्तान के रिजर्व इसके अलावा हैं जी। शमसा अगर आवाज आप तक मेरी आ रही है क्या शमसा? अलावा हैं सर, ये बता दें कि कितनी स्टील मिल्स लग सकती हैं इससे शमसा? जो हमारे नॉर्दर्न इसमें है चित्राल के रिजर्व ये इसके अलावा हैं, तो हमारे पास तो बेहद दो लाइन शायद ड्रॉप हुई है बलूचिस्तान में। शमसा आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो के नहीं शम्स आपको आवाज़ हमारी नहीं आ रही, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। इन द मीनवाइल हम ये सवाल पूछेंगे कि 64 बिलियन टन्स की अगर आयरन ओर की पोटेंशियल है और वहाँ पर रिजर्व्स मौजूद हैं, देन हाउ मेनी स्टील मिल्स, यानी कितने मिलियन एनम जो पर एनम आउटपुट की स्टील मिल्स जो है हम यहाँ से कैपेसिटी के साथ खड़ी कर सकते हैं, कितने मिलियन टन की, और उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी? आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान जो कि इस वक्त स्टील प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है और 2.6 बिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 2.5 अरब डॉलर से जायद के इंपोर्ट्स हमने फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड स्टील प्रोडक्ट्स से किए हैं माली साल 2020 में। तो ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के पास इतना आयरन ओर मौजूद है जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए, कि हमारे पास तकरीबन जो अब तक हम बात कर रहे हैं जो इंकशाफ हुआ इस प्रोग्राम में 64 बिलियन टन्स, और ये चीन की कैपेसिटी, चीन की भी इस वक्त रिजर्व से ज़्यादा है, तो इससे हम कितनी मिलियन कैपेसिटी की स्टील मिल्स का क़याम मुमकिन कर सकते हैं? सिर्फ जो बात हो रही है इस वक्त, जो जिन फील्ड्स की बात हो रही है वो पीजू है, इसके अलावा मकरवाल है और चिचाली है। इन 3 फील्ड्स के जो मैप हैं वो भी आप स्क्रीन पे लोकेशन मैप्स देख रहे हैं। जो प्रूवन रिजर्व्स हैं वो और फिर जो प्रोबेबल रिजर्व्स हैं वो सारे तफसीलन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये तमाम मौजूद है रिजर्व्स की। शमसुल हसन फारूकी साहब, कितने ये 64 बिलियन से हम कितने मिलियन कैपेसिटी की स्टील मिल का क़याम कर सकते हैं, कितने साल में कर सकते हैं, और इस पर कितने अरब रुपए की लागत आएगी, इसकी कॉस्ट क्या होगी, इनिशियल कॉस्ट जो कैपिटल कॉस्ट है? जी देखिए, ऐसा था कि मैंने अभी आपको अर्ज किया था कि चाइना में 20 बिलियन टन्स हैं, उनके पास मोर देन 100 स्टील मिलें लगाई हुई हैं। तो स्टील मिल लगाने का तो मसला ही कोई नहीं है। आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि स्टील मिल बड़ी से बड़ी लगाई जाए। जितनी बड़ी स्टील मिल लगाएंगे उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम हो जाएगी। तो हम तो स्टील मिलें तो हम बहुत लगा सकते हैं, मगर हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। मसला एक और हमारे साथ ये है कि हमारे पास, हमने अभी अपने रिजर्व को प्रूव नहीं किया, ना अपनी माइंस को डेवलप किया। अब चिचाली के ऊपर अगर हम लगाएंगे तो हमें कोई 11,000 टन पर डे आयरन ओर चाहिएगा। हमारे पास 11,000 टन एक दिन में पैदा करने का कि मायने नहीं है। माइनों का डेवलप करना स्लो काम है। तो सबसे पहला मसला हमारे लिए होगा, इसलिए हमने अपने नोट में भी लिख दिया है जो आपको हमने पेश किया था कि हमने 1 मिलियन टन की इसलिए रखा है कि हम अगर 5 मिलियन टन की भी कालाबाग की स्टील मिल या मकरवाल की स्टील मिल या पीजू में कहीं भी लगा लें, उस पर 5 मिलियन टन का भी बड़ी आसानी से, रिजर्व का कोई मसला नहीं है, मगर हम उसको माइन को डेवलप नहीं कर सकते जो हमें 1000 टन या 2000 टन पर डे की प्रोडक्शन दे सके। ये प्रॉब्लम है। तो और के रिजर्व्स का मसला नहीं है। बाकी हमारे पास जहां हमने सजेस्ट किया है कालाबाग के करीब खुदुज़ई के इलाके में जो स्टील की जो साइट सेलेक्ट की है, वहाँ पर
80% रॉ मटेरियल जो है वो 10 मील के रेडियस के अंदर मिलता है। अच्छा। यानी उसमें आयरन ओर है, उसमें लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, फायर क्ले है, सिलिका सैंड या मोल्डिंग सैंड है। ये सारी की सारी 10 मील के रेडियस के अंदर सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं। मकरवाल के अंदर भी ऐसा ही है, तो पीजू के अंदर भी ऐसा ही है। कोई ऐसा मसला नहीं है। हमने जो इस एक्चुअली चाइना में आजकल 3 मिलियन टन की स्टील मिल भी उन्होंने अनइकोनॉमिक कह के बंद कर दी है। हमने इसलिए रखा है कि हमारे पास 1 मिलियन टन की भी लगा लेंगे, वो भी इकोनॉमिकल है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। आपने 4 साल में डेवलप कर सके। 4 साल में 189 बिलियन रुपीस यानी तकरीबन 190 अरब रुपए की जो स्टील मिल है, तो ये कौन सी 1 मिलियन टन की है या 5 मिलियन टन की है कैपेसिटी? 1 मिलियन टन की। अच्छा, और दूसरी बात ये कि सर ये जब सब चीजें वाजे हैं, मतलब सब चीजें आया हैं, रोशन रोजे रोशन, मतलब सब चीजें सब नजर आ रही हैं सामने, रोशनी है सब चीजों पे कि पता है कि कितनी आयरन ओर की कैपेसिटी है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो फिर उस पर तो चले रूसों ने कह दिया, अभी क्या हर्डल्स हैं? अब तो खैर पख्तूनख्वा में मैंने एक देखा इन्वेस्टमेंट ब्रोशर भी उन्होंने शाया किया था कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ क्या क्या मिनरल्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। खैर पख्तूनख्वा में इन्वेस्टमेंट ब्रोशर बनाया था गवर्नमेंट ने केपीके की। तो अब मसला आखिरकार है किधर और क्यों रुका हुआ है? आपको क्या लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस बारे में? मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि एक्चुअली कि उनके ऊपर जो इस वक्त लोग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए हैं या अफेयर्स के इंचार्ज बैठे हुए हैं, उनको बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास डेटा नहीं है। अभी पिछले दिनों 2 प्रोफेसर साहिबान पेशावर यूनिवर्सिटी से इंजीनियर यूईटी पेशावर से मेरे पास तशरीफ लाए थे, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ वो कुछ मुझसे मदद चाहते थे कि उनके पास बेसिक डेटा नहीं है कि क्या काम हो चुका है, कहाँ तक बात पहुँच चुकी है। बिल्कुल बेसिक डेटा नहीं था, और वो ऐसी लाइन पे काम कर रहे थे जो होपलेस है। यानी वो चिचाली आयरन ओर को या कालाबाग आयरन ओर को डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस से स्मेल्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेडिमेंट्री और लो ग्रेड सेडिमेंट्री और जो है वो किसी भी डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस से स्मेल्ट नहीं हो सकता। डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस से स्मेल्ट करने के लिए कम से कम 60% FAO, 60 to 65, और सिलिका और इम्प्योरिटीज ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो। हमारे यहाँ तो 22% तो सिलिका ही है उसके अंदर, हमारा तो 32% एवरेज आयरन आता है। हम तो सोच ही नहीं सकते। सारा मसला ये है कि उनको बेचारों को ये नहीं पता कि क्या क्या काम हो चुका है। अब पाकिस्तान में अपग्रेडिंग टेस्ट हो चुके हैं, PCS हयार ने किए हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने किए हैं। फ्रांस में हो चुका है, बेल्जियम में हो चुका है, जर्मनी में हो चुका है, चाइना में हो चुका है। कौन सा मुल्क हमने छोड़ा है? अमेरिका और कनाडा में भी हम करा चुके हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड किसी के पास नहीं है। जहाँ जिनके पास डेटा है उन्हें खुद नहीं पता कि हमारे पास क्या डेटा है, हमारी अलमारियों में क्या रखा हुआ है। सारा मसला ये है। तो और फिर इसमें ये तो नाअहली है इस पर शमसा, अगर बात की जाए लोगों की, हुक्मरानों की भी, कि वो देख ही नहीं पा रहे कि कितना पोटेंशियल है। जो आपने बताया कि 189 बिलियन रुपीस यानी तकरीबन 190 अरब रुपए 4 साल में 1 मिलियन टन कैपेसिटी की स्टील मिल पर एनम बना सकते हैं। तो इस स्टील मिल से कितनी मुलाजमतें होंगी और फिर इसके फ़वाइद क्या होंगे, ये भी थोड़ा लोगों को रोशनास करें कि कितने फ़वाइद हैं, कितनी मुलाजमतें कायम होंगी और स्टील मिल से अगर बनती है ये इस वक्त। देखें, ये ऐसा है कि 8000 बंदे तो डायरेक्टली एम्प्लॉयड होंगे स्टील मिल के अंदर, और जो एलाइड आयरन ओर की माइंस होंगी ये होगा। दूसरे जो उसकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री लगेंगी उनका तो बेहद कोई हिसाब ही नहीं है, लातादाद बंदे लगेंगे। और ये 1 मिलियन टन की स्टील मिल है। आप इसको जैसे माइंस इस काबिल हो जाती हैं कि वो प्रोडक्शन दे सकें, तो आप इसको बड़े आसानी से 1 मिलियन को आप 3 मिलियन पे ले जाएं, उसके बाद 5 मिलियन पे ले जाएं, उसके बाद बेशक आप 10 मिलियन पे ले जाएं, बड़ी आसानी से। रॉ मटेरियल का मसला नहीं है, सिर्फ जो माइंस डेवलप करने का है वो एक स्लो ऑपरेशन है, उसका मसला है। तो हमारे पास ना प्रोसेस का मसला है, ना उसका ग्रेड का मसला है, ना रिजल्ट का मसला है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी कितना ये मसला है? एक तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, लोग कहते हैं पाकिस्तान में खित्ते में सब में ज्यादा कॉस्ट है एनर्जी की, गैस की, तो हम यहाँ पे इसलिए हम नहीं कायम कर सकते। ये रीजन है क्या आपको लगता है? मैं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, इसमें हमने बड़ा काम किया हुआ है। तो उसमें ऐसा मसला है कि ये जो आपका है जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी, हमने इस पर डिटेल कैलकुलेशन की है और सारा रिकॉर्ड कर दिया है डेटा, और ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हमने भेजा भी है। अच्छा। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले साल में गया हुआ था गवर्नर हाउस में लेक्चर देने के लिए इसी के ऊपर, उनको सारी डिटेल वर्किंग हमने दी है
कि मौजूदा कॉस्ट पर लगाया है। और ये एक मैं और फिगर आपको बता दूं कि 67 में जब ये फिजिबिलिटी बनी थी उस वक्त हमारे पास ये टोटल जो हमारे जो स्टील मिल के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता वो 6 साल के अंदर रिकवर हो रहा था। अब क्योंकि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, हमारी ओर की रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वर्किंग बहुत आसान है, तो ये 4 साल के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा रिकवर हो जाता है, पेडअप हो जाता है 4 साल के अंदर। इसकी डिटेल वर्किंग की है और हर एक को हमने पेश भी की है। और मैंने ये भी कहा है कि जी अभी हमने मुख्तलिफ जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में भी जो इसकी सारी डिटेल्स दी हैं, और मैंने कहा कि आप एक्सपर्ट्स को बुला लीजिए, फील्ड के हर फील्ड का एक्सपर्ट आ जाए और वो बिठा दीजिए और एक मुज़ाकरा करा दीजिएगा। अगर हमारी ये फिगर्स हमने राइटिंग में दी है सब, और विदाउट एनी कॉस्ट उनको दी है, फ्री में सब कुछ दिया है सारा डेटा, कि अगर कोई चैलेंज करता है तो हमसे बात करा दें। आप देखें कोई इस पर रिस्पॉन्स ही नहीं है, किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं है। बड़ी इस वक्त अलार्मिंग बात है जो आप भी बता रहे हैं। अच्छा ये बताएं शम्स साहब, क्योंकि मैंने ऑटो इंडस्ट्री वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम जो स्टील इस्तेमाल करते हैं वो फ्लैट स्टील होती है, और इसी तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील होती है वो बार्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम जो आप कह रहे हैं कि अगर 1 मिलियन कैपेसिटी की स्टील बनाते हैं तो आपने कहा कि डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी फ्लरिश करेगी, तो हम जो प्रोडक्ट बना सकते हैं वो उसके बाद उसको यानी गाड़ियों में भी इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, गाड़ियों के नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, नई नई प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं मार्केट में, तो दोनों के लिए फीजिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, गाड़ियों के लिए, सबके लिए? नहीं, देखें अगर आप स्टील बना लेते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ग्रेड का, उससे आप फ्लैट प्रोडक्ट या दूसरे प्रोडक्ट कोई भी आप बना सकते हैं। कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। आपके पास एक दफ़े स्टील आ जाए, एक दफ़े पिग आयरन, मैं तो ये कहूँगा कि पिग आयरन जो सबसे पहली स्टेज है, अगर वो आप बना लेते हैं तो फिर आप सब कुछ बना सकते हैं। वो सिर्फ एक कॉस्ट एडिशन का मसला है और कोई मसला नहीं है। वो सारे प्रोसेस कोई सीक्रेट प्रोसेस नहीं है, इज़ वेल नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप एक दफ़े पिग आयरन बना लें और उसके बाद या एवरेज किस्म का स्टील बना लें, उसके पास तो वो सिर्फ उसकी प्योरिटी का मसला होता है। कार्बन में ऑक्सीजन और हवा और लाइम बर्न करते हैं तो वो उसका कार्बन बंद हो जाता है। अच्छा, और अभी आपने जिक्र किया था कि आप गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मिले, आपने वहाँ प्रेजेंटेशन दी, तो उसके बाद यानी आपने हुकूमती नुमाइंदों को एक नहीं कई बार उनके कानों में बात डाली होगी, तो अभी लेटेस्ट जो आपकी मीटिंग हुई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से, तो क्या रिएक्शन क्या है? एक बार नहीं, मुझे खुद गवर्नर साहब ने कहा बदनफ्से नफीस, उस प्रेजेंटेशन के बाद उन्होंने मुझसे ये फरमाया कि जनाब हम अब आपको यहाँ नहीं बुलाएंगे, आपके पास इस्लामाबाद आएंगे और ये सब अब आप तैयारी करें, आपको प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देना है इसका। उसके बाद बिल्कुल सब कुछ भूल गए, सब हमारे रिमाइंडर कराने के बाद सब कुछ उन्होंने फरामोश कर दिया कि भाई ऐसा कोई बात भी हुई थी कि नहीं हुई थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हर जगह यही मसला है। आपको अश्योरेंस दी गई कि अब आप भूल जाएं, अब हम आपके पास इस्लामाबाद आएंगे और इस्लामाबाद आके आपसे बात करेंगे, ये इस पे अमली जमा पहनाएंगे, और उसके बाद से कोई नहीं है। ये जो लास्ट अभी आपकी मीटिंग हुई, ये कितने दिन पहले की मीटिंग हुई? उन्होंने ये दिसंबर 2019। सही, बड़ा अनफॉर्चुनेट इस बात है नाज़रीन जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन जो पोटेंशियल है दैट इज एनॉर्मस, दैट इज। मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया शमसुल फारूकी साहब, आपने आज वक्त दिया, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू हुई है, इस प्रोग्राम को समअप करेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में तफसीलन आपको बताया, मैप्स के साथ दिखाया कि पाकिस्तान में कितना आयरन और पोटेंशियल है। आपको बताते चलें कि एक जुमला जो अक्सर कहा जाता है कि स्टील बिल्ड्स नेशन, और इसकी मिसाल साउथ कोरिया की दी जाती है कि साउथ कोरिया में किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ उन्होंने अपना एक ग्रोथ मॉडल सेट किया। पाकिस्तान के वजीर आजम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की और इकोनॉमिक ग्रोथ की, और आज इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि किस तरह सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में और 3 जोन्स की बात की गई है जहां आयरन ओर बेड्स हैं, जिसका जिक्र हुआ है जी पीजू का, मकरवाल का, चिचाली का, जो इस वक्त आप एक्सपर्ट से सुन रहे थे कि किस तरह वहाँ पोटेंशियल मौजूद है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये इस पर काम कर चुके हैं, इनके पास नक्शे हैं, इन्होंने खुद काम किया है और उन रिजल्ट्स को चेक किया है, और इनके मुताबिक तकरीबन 64
बिलियन टन 64 बिलियन टन इस पर रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनसे तकरीबन 5 मिलियन टन कैपेसिटी तक की स्टील मिल सेट हो सकती है। जिन्होंने फीजिबिलिटी स्टडी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन टन कैपेसिटी की स्टील मिल बनाने के लिए जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 190 अरब रुपए, जिसको तकरीबन 7 साल लगेंगे कायम होने में, और 8000 नौकरियां, और इसके अलावा डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में इसके अलग फवायद हैं। ये सारा पोटेंशियल आज बेनकाब में हमने आपके सामने रखा, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस, और इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत इस पर एक्शन लेगी और न सिर्फ इनसे फर्जी मुलाकातें बल्कि अमली तौर पर इस तरफ आगे बढ़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहेगा अब तक।